हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एजुकेशन IQ। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल है वो है ए प्रैग्मेटिक अप्रोच फॉर बेटर इंडिया नेपाल टाइज। अब सबसे पहले मैं आपको इस हेडिंग का मतलब बताता हूँ और उससे भी पहले मैं आपको बताता हूँ कि प्रैग्मेटिक अप्रोच क्या होती है। प्रैग्मेटिक अप्रोच वो होती है जो हम प्रैक्टिकल तरीके से लेते हैं, ठीक है। उसमें हम कोई इमोशनल तरीके से कोई डिसीज़न नहीं लेते हैं। वो अप्रोच जो प्रैक्टिकल हो, ना कि आइडियलिस्टिक हो। मतलब ऐसी अप्रोच जो आपके जो प्रिंसिपल्स हैं उन पे बेस्ड ना हो। हाँ, मतलब इंस्पाइट डिस्पाइट कि आप ऐसा करो, मतलब कि जो प्रैक्टिकल हो, जो अब इस टाइम पे सही है वही आप करो, ना कि आप अपनी आइडियलिस्टिक थ्योरी पे चलो कि ये मेरे प्रिंसिपल्स हैं, मैं इसी हिसाब से काम करूँगा। आप वही करो जो प्रैक्टिकल हो, जो सही हो, उसको बोलते हैं प्रैग्मेटिक अप्रोच। तो एक प्रैग्मेटिक अप्रोच किसके लिए? फॉर बेटर इंडिया नेपाल टाइज, ताकि जो इंडिया और नेपाल के जो रिलेशन हैं वो अच्छे रहें। अब इस हेडिंग के अंदर मैंने आपको बता दिया। अब इसके अंदर में क्या लिखा हुआ है, एक एक लाइन को हम लोग हिंदी में पढ़ेंगे। कोई भी डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग आएगा, कोई भी इंपॉर्टेंट टर्म आएगी, उसको मैं आपको साथ साथ में नोट करवाता चलूँगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक वीडियो देखना। एक बार आप मेरे से पढ़ लेना, उसके बाद जाके इसको खुद से रीड करना। टेलीग्राम लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूँगा, उसको आप लोग सब्सक्राइब कर लेना फटाफट। और वहाँ पे आपको डेली PDF मिल जाएगा, वीडियो लिंक मिल जाएगा। PDF जो आपको वहाँ पे मिलेगा उसको मैंने खुद बनाया होगा, उसमें मैंने इंपॉर्टेंट वर्ड्स, इंपॉर्टेंट टर्म्स को हाईलाइट किया होगा जो आपके लिए हेल्पफुल होंगी। तो कॉन्टीन्यूसली इन सेशंस को देखते रहो। तो स्टार्ट करते हैं आज का द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल। तो क्या लिखा हुआ है? Despite daunting challenges to Nepal's democracy, governance, and stability, and seemingly intractable bilateral irritants, this Prime Minister of Nepal and India have shown that a pragmatic approach and mutual sensitivity can re-energize bilateral relation। तो क्या लिखा हुआ है? मतलब हालांकि क्या है, डॉन्टिंग चैलेंजेस है। डॉन्टिंग मतलब जो काफ़ी ज़्यादा कठिन हो, मुश्किल हो। तो हालांकि मुश्किल चैलेंजेस हैं नेपाल की डेमोक्रेसी में। आपको पता है बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, तो उनकी गवर्नेंस में, उनकी गवर्नमेंट में और उनकी स्टेबिलिटी में, मतलब स्थिरता में। एंड सीमिंगली इंट्रैक्टेबल बायलैटरल इरिटेंट्स, और क्या दिख रहा है हमें उनकी डेमोक्रेसी में? इंट्रैक्टेबल। इंट्रैक्टेबल का मीनिंग होता है एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल और डील विद, मतलब जिस चीज़ को कंट्रोल करना आपके लिए मुश्किल हो जाए। वैसे क्या है इंट्रैक्टेबल? बाइलैटरल, मतलब जो दो कंट्रीज़ के बीच में रिलेशन होते हैं इरिटेंट्स हैं। और इरिटेंट होता है जो कि आपके लिए ट्रबल कॉज करे। तो मतलब जो बाइलैटरल रिलेशन है उनके बाकी कंट्रीज़ के साथ, दो कंट्रीज़ के बीच में जो रिलेशन होते हैं उनको बोलते हैं बाइलैटरल। वो भी क्या है, काफ़ी मुश्किल है उनके साथ भी डील करना। लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर हैं नेपाल के और इंडिया के, उन्होंने एक प्रैग्मेटिक अप्रोच दिखाई है कि हम लोग प्रैक्टिकल तरीके से चीज़ों के साथ डील करेंगे और म्यूचुअल सेंसिटिविटी रखेंगे। म्यूचुअल सेंसिटिविटी मतलब एक दूसरे की हेल्प करने की कोशिश करेंगे। और इससे क्या हो सकता है, री एनर्जाइज हो सकता है, मतलब दोबारा से जो है उनके जो बायलैटरल रिलेशन है उनमें कुछ जान आ सकती हैं, वो अच्छे हो सकते हैं। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल पुष्पा कमल दाहाल Prachanda's first bilateral visit to India since assuming office in the current term is notable in this sense। तो जो प्राइम मिनिस्टर बने हैं नेपाल के नए, पुष्पा कमल, उनका जो फर्स्ट बायलैटरल विजिट है इंडिया में, जब से उन्होंने एज्यूम किया है चार्ज, मतलब चार्ज लिया है करंट टर्म का जो उनकी प्राइम मिनिस्टर की चल रही है, ये नोटेबल है। मतलब इस चीज़ के लिए ये नोटेबल है कि दोनों कंट्रीज़ जो हैं वो एक दूसरे के साथ प्रैग्मेटिक अप्रोच के साथ काम करना चाहती हैं। Driven by challenges presented by the post-COVID-19 world, current realities as well as huge opportunities, India and Nepal were able to review the entire spectrum of the bilateral agenda, cover political, economic, trade, energy, security and development cooperation। तो मतलब जो चैलेंजेस आए हैं पोस्ट कोविड-19 ख़त्म होने के बाद, और जो करंट रियलिटीज़ हैं और जो ह्यूज अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, इंडिया और नेपाल ने क्या किया है, पूरे जो उनका इंटायर स्पेक्ट्रम है, स्पेक्ट्रम मतलब जो अलग अलग वैरायटी होती है चीज़ों की, उसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम। तो जो भी स्पेक्ट्रम है उनके, उसमें सारे जो पॉलिटिकल चीज़ें हैं, इकोनॉमिक जो प्रॉब्लम्स हैं, ट्रेड, एनर्जी, सिक्योरिटी, इन सभी चीज़ों को उन्होंने कवर करने की कोशिश की है, ताकि इसके बेस पे जो है उनके अच्छे रिलेशन बने। उसके बाद क्या है, रियलिस्टिक हैंडलिंग ऑफ इरिटेंट्स। रियलिस्टिक मतलब प्रैक्टिकल तरीके से क्या करना, हैंडल करना जो इरिटेंट्स हैं, मतलब जो ट्रबल कॉज कर रहे हैं, जो दिक्कतें पैदा कर रहे हैं दोनों कंट्रीज़ के बीच में, उनको प्रैक्टिकल तरीके से हैंडल करना। इस हेडिंग का मतलब है
प्रचंडा डिजर्व्स क्रेडिट फॉर दिस। इसके लिए हमें जो उनके प्राइम मिनिस्टर बने हैं उनको जो है वो क्रेडिट देना पड़ेगा। ही इज़ इन ए वीक पोजीशन एट होम एज लीडर ऑफ ओनली द थर्ड लार्जेस्ट पार्टी इन पार्लियामेंट, वेल बिहाइंड केपी ओली एंड शेर बहादुर हु आर वेटिंग टू टेक ओवर फ्रॉम हिम। तो जो मतलब ये क्या है, ये जो प्राइम मिनिस्टर अभी बने हैं उनके प्रचंडा, ये एक वीक पोजीशन में है। क्यों? क्योंकि इनकी जो पार्टी बनी है वो गठबंधन की है और इनकी जो पार्टी थी वो थर्ड लार्जेस्ट पार्टी थी। इससे पहले जो है वो केपी ओली की पार्टी थी, उसके बाद शेर बहादुर की पार्टी थी। और वो क्या कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं कि कब वो जो है वो इस गठबंधन को तोड़ें और चार्ज लें। तो मतलब अगर आपकी गवर्नमेंट जो, अगर आप प्राइम मिनिस्टर बने हो और आपकी जो पार्टी है वो गठबंधन के थ्रू बनी है, तो वो क्या होता है, एक वीक पार्टी होती है, मतलब कमज़ोर पार्टी होती है, क्योंकि कभी भी आपकी पार्टी टूट सकती है। Not to speak of leaders from smaller parties who are being wooed by the opposition to cause political instability। मतलब इस चीज़ की तो, एक तो उनकी पार्टी छोटी है, केपी ओली और शेर बहादुर की पार्टी उनसे आगे है, इस चीज़ की तो हम लोग बात ही नहीं करेंगे कि जो स्मॉलर पार्टीज़ है ना, उनको क्या किया है, उनको वूट किया जा रहा है। वूट मतलब किसी को उलझाना, किसी को मनाने की कोशिश करना कि आप लोग जो है क्या करो, इंस्टेबिलिटी पैदा कर दो। मतलब जो अभी पार्टी बनी हुई है, गवर्नमेंट प्रचंडा की बनी हुई है, उनको आप लोग इनस्टेबल कर दो, अस्थिर कर दो, उनको तोड़ दो। तो उनको तोड़ने की भी लगातार कोशिश की जा रही है, उसके लिए वोट किया जा रहा है। मतलब जो स्मॉलर पार्टीज़ हैं उनको मनाया जा रहा है कि आप लोग जो है इस पार्टी का साथ छोड़ दो। प्रचंडा has shown up political courage and probably shrewdly calculated the cost of paying heed to the spectrum of political noises, warning him not to be soft and to extract solutions to irritants such as the 1950 treaty, border differences and India's reluctance to receive the report of eminent person group set up by two governments। तो जो प्रचंडा है उन्होंने करेज दिखाया है, मतलब साहस दिखाया है, और प्रोबेबली मतलब उन्होंने क्या करने की कोशिश की है, श्रूडली का मतलब होता है चालाकी से, क्लेवरली कैलकुलेट करने की कोशिश की है। द कॉस्ट ऑफ पेइंग हीट टू द स्पेक्ट्रम ऑफ पॉलिटिकल नाइसिस, मतलब उन्हें क्या कीमत चुकानी पड़ सकती है अगर जो वो क्या करेंगे, हीट का मतलब होता है ध्यान देना, अगर वो ध्यान देंगे, स्पेक्ट्रम मैंने आपको पहले ही बता दिया, किसी चीज़ की वैरायटी, प्रकार, अगर वो पॉलिटिकल जो नॉइसिस हैं, मतलब जो शोर मचा हुआ है, अगर उन चीज़ों पे वो ध्यान देंगे तो उनको उसकी क्या कीमत चुकानी पड़ेगी, ये उन्होंने श्रूडली मतलब क्लेवरली जो है ना इस चीज़ के ऊपर काम किया है, इसकी उन्होंने कीमत निकाली है। और ये जो पॉलिटिकल नाइसिस है ना, ये उन्हें वार्न कर रही है, मतलब चुनौती दे रही हैं, सावधानी करने को बोल रही हैं कि तुम ज़्यादा सॉफ्ट मत रहो। और क्या कहा है कि एंड टू एक्सट्रैक्ट सोल्यूशंस, और तुम सोल्यूशन निकालो जो इरिटेंट्स हैं, मतलब जो रुकावटें हैं 1950 की जो ट्रीटी है उसकी, और जो बॉर्डर डिफरेंसेस हैं इंडिया और नेपाल के बीच में, और जो इंडिया की रिलक्टेंस है, रिलक्टेंस मतलब किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना, तो इंडिया जो एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है, जो रिपोर्ट है एमिनेंट पर्सन ग्रुप की, ईपीजी, जो सेटअप हुआ था इन दो गवर्नमेंट के बीच में, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों के सोल्यूशन निकालने की कोशिश की जा रही है। मतलब जो पॉलिटिकल नाइजीज हैं, जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं, वो बोल रही है कि तुम ज़्यादा सॉफ्ट रहने की ज़रूरत नहीं है, तुम जो है वो बॉर्डर डिफरेंसेस का कुछ करो, जो 1950 की ट्रीटी है उसका कुछ सोल्यूशन निकालो, ठीक है। और जो ईपीजी ग्रुप है उसकी रिपोर्ट इंडिया एक्सेप्ट नहीं कर रही है, उसका सोल्यूशन भी निकालो। लेकिन जो इनके प्राइम मिनिस्टर हैं वो इस चीज़ को कैलकुलेट कर रहे हैं, मतलब कि मुझे जो है ना इसकी बहुत ज़्यादा बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। इंस्टेड इसके अलावा वो क्या कर रहे हैं, ही सीम्स टू हैव लिसन टू दी फ्यू वॉइसेस ऑफ रीज़न एंड मॉडरेशन। लेकिन वो उन लोगों की आवाज़ें सुन रहे हैं जो काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छे रीज़नेबल हैं और जो मॉडरेशन है, मतलब जो नॉर्मल वॉइसेस हैं। एंड टू फोकस ऑन अपॉर्चुनिटीज़, और वो मौके की तलाश में है टू बिल्डिंग ए बेटर फ्यूचर, ताकि अच्छा फ्यूचर जो है वो नेपाल का हो सके और इंडिया और नेपाल के रिलेशन अच्छे हो सकें। प्रचंडा हैज़ हैड स्टिंट्स एज प्राइम मिनिस्टर, तो हैज़ हैड मतलब जो प्रचंडा है वो पहले भी प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। स्टिंट्स का मतलब होता है कार्यकाल, तो वो पहले भी प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, ऐसा नहीं है कि वो फर्स्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर बने हैं। इन हिज वेरी फर्स्ट टर्म, जब उनकी फर्स्ट टर्म थी, एज ए फायरी माओइस्ट रेबल टर्न पॉलिटिकल लीडर, ही डिड गिव इंडिया ए फ्यू रूड शॉक्स। जब वो पहली बार प्राइम मिनिस्टर बने थे तो जो उनकी पहली टर्म थी ना, वो एक आपको पता है एक माओइस्ट मतलब एक कम्युनिस्ट, जैसे चाइना में थी, चाइना में जो माओइस्ट थे, तो वो एक मतलब माओइस्ट रेबल थे। रेबल मतलब जो उल्टा काम करता है, लीडर थे, और वो एक उसके मतलब वो पॉलिटिकल लीडर बने उसके बाद। और जब वो फर्स्ट टर्म में आए तो उन्होंने इंडिया को कुछ शॉक्स दिए, ठीक है,
क्रॉसिंग रेड लाइंस बाय इंसिस्टिंग ऑन विजिटिंग चाइना फर्स्ट। उन्होंने रेड लाइन को क्रॉस किया और उन्होंने क्या कहा कि मैं पहले चाइना में मतलब फर्स्ट विजिट करूंगा। और डिसमिसिंग दी आर्मी चीफ को उन्होंने डिसमिस किया। कंसीडर टू बी ए पैलेस लॉयलिस्ट, उनको क्या बोला जाता था, पैलेस लॉयलिस्ट बोला जाता था। टू विच इंडिया टुक स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन, और इंडिया ने इसके ऊपर क्या किया, स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन की, बोला कि ये गलत है। देयर वॉज ए क्लियर अंडरस्टैंडिंग दैट व्हेन द माओइस्ट जॉइन द पॉलिटिकल मेन स्ट्रीम देयर वुड बी नो इंटरफेरेंस विद दी रॉयल नेपाल आर्मी। तो इंडिया ने इसके ऊपर ऑब्जेक्शन की और इंडिया ने ये भी बोला कि मतलब ये क्लियर मैसेज है कि जब वो कोई माओइस्ट मतलब जो कम्युनिस्ट है, जब वो आर्मी उसको नेपाल की पॉलिटिक्स को ज्वाइन करेगा तो कोई भी इंटरफेरेंस जो है वो रॉयल नेपाल आर्मी के ऊपर नहीं होना चाहिए। लेकिन उन्होंने इंटरफेरेंस किया और जो आर्मी चीफ से उसको हटाया। लेटर इंडिया टू वुड गिव प्रचंडा ए फ्यू शॉक्स, उसके बाद इंडिया ने भी कुछ शॉक्स दिए किसको, जो प्राइम मिनिस्टर बने थे उस टाइम के फर्स्ट टाइम। सेंडिंग ए प्राइम मिनिस्टर स्पेशल इन्वॉय टू अर्ज मादेशी पार्टीज नॉट टू सपोर्ट प्रचंडा इन ऑर्डर टू सेव हिज गवर्नमेंट। इंडिया ने क्या भेजा, एक अपना इन्वॉय भेजा, मतलब एक एम्बेसडर भेजा, जो भी वहाँ की जो लोकल पार्टी थी उनको बोला कि तुम लोग जो है वो इसको सपोर्ट ना करो अगर तुम्हें अपनी गवर्नमेंट को बचाना है। बट दिस टाइम अराउंड प्रचंडा केम अक्रॉस ए सीरियस सेल्फ कॉन्फिडेंट एंड मैच्योर स्टेटमेंट। लेकिन अभी जो प्रचंडा है वो एकदम सीरियस हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंट हैं और क्या है, मैच्योर स्टेटमेंट लग रहे हैं। The Indian Prime Minister too has shown sensitivity. For example, when he reassured Prachanda that differences on the border issue would be resolved to mutual satisfaction. जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने भी मतलब कुछ सेंसिटिविटी दिखाई है, कुछ हेल्प करने की कोशिश की है। फॉर एग्जांपल जब हमारे प्राइम मिनिस्टर ने रीअश्योर किया, ये बताया कि जो डिफरेंसेस हैं बॉर्डर के ऊपर वो हम लोग रिजॉल्व करेंगे एक दूसरे की म्यूचुअल सेटिस्फेक्शन से। मतलब जब दोनों कंट्रीज़ किसी को मानेंगी किसी चीज़ को तो उसके थ्रू हम लोग जो है वो दोनों कंट्रीज़ के जो मतलब सोल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे जो बॉर्डर इशूज़ हैं। नाइदर साइड ट्राई टू जस्टिफाई देयर ऑफिशियल वर्जन ऑफ बॉर्डर एज द करेक्ट वन। किसी भी कंट्री ने ये नहीं दिखाया कि ऐसा बॉर्डर होना चाहिए, ये एरिया मेरा है या वो एरिया मेरा है, तो किसी ने भी ऐसा क्लेम नहीं किया। टूवर्ड्स इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, तो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की तरफ हम लोग जा रहे हैं। इंटीग्रेशन मतलब मिलके काम करने की कोशिश कर रहे हैं इकोनॉमिक इंटीग्रेशन पे, ये हेडिंग का मतलब है। अब क्या है इसके अंदर देखते हैं। द विजिट हैज़ हेल्प्ड इन अंडरलाइनिंग द रियल प्रायोरिटीज़ द गेम चेंजर्स विच कैन ट्रांसफॉर्म द इकोनॉमिक लैंडस्केप ऑफ द सब रीजन सच एज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स टू सप्लाई एनर्जी टू इंडिया एंड इवेंचुअली टू बांग्लादेश, इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सेस टू इंडियन रिवर ट्रांसपोर्ट, इनोवेटिव टूरिज्म सर्किट्स एंड बेटर कनेक्टिविटी। ये जो विज़िट किया है नेपाल के प्राइम मिनिस्टर ने, इसने कुछ हेल्प की है कि कुछ मेन जो प्रायोरिटीज़ हैं जिनके ऊपर हमें जोर देना चाहिए, जैसे जो गेम चेंजर हो सकती हैं हमारी इकोनॉमी के लिए, जैसे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं जो सप्लाई करते हैं इंडिया को एनर्जी, या फिर जो इंडियन रिवर ट्रांसपोर्ट का एक्सेस मिलना चाहिए नेपाल को, या फिर इनोवेटिव टूरिज़म के ऊपर बात हुई है और बेटर कनेक्टिविटी के, इन सब चीज़ों के ऊपर जो प्रायोरिटीज़ हैं बात हुई है। इन द आफ्टरमैथ ऑफ द कोविड-19 पैंडमिक रिन्यूड हाई लेवल कमिटमेंट टू बायलैटरल कोऑपरेशन ऑन मल्टीपल फ्रंट्स विद इम्प्रूव डिलीवरीज वॉज नेसेसरी। मतलब जब कोविड-19 जैसे ही ख़त्म हुआ है तो रिन्यूड हाई लेवल कमिटमेंट मतलब दोबारा से हमें जो बायलैटरल हमारी कमिटमेंट है, कोऑपरेशन है, मल्टीपल चीज़ों पे, मल्टीपल फ्रंट्स पे उन्हें हमें देखने की ज़रूरत है, इम्प्रूव डिलीवरीज करने की ज़रूरत है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है हमारे लिए नेसेसरीज हैं। देयर वॉज अनप्रेसिडेंटेड क्रॉस कंट्री सेंसिस व्हेन दी महाकाली ट्रीटी आइडेंटिफाइंग दी पंचेश्वर मल्टीपल पर्पस प्रोजेक्ट विद पावर स्टेशंस ऑफ इक्वल कैपेसिटी ऑन बोथ बैंक्स ऑफ द रिवर was negotiated, signed and received parliamentary ratification a few years ago। तो मतलब अनप्रेसिडेंटेड मतलब ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। जब क्रॉस कंट्री पार्टी जो है वो कंसेंसिस हुआ था, मतलब सहमति हुई थी, जब जो महाकाली ट्रीटी है जिसमें जो पंचेश्वर मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है विद पावर स्टेशंस ऑफ इक्वल कैपेसिटी ऑन बोथ बैंक्स ऑफ रिवर, जब ये चीज़ें नेगोशिएट हुई थी, इनके ऊपर समझौता हुआ था, तो ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। इसमें पार्लियामेंट्री रेटिफिकेशन मिला था, रेटिफिकेशन मतलब एग्रीमेंट हुआ था फ्यू ईयर्स एगो, डिस्पाइट पॉलिटिकल चेंजेस इन बोथ कंट्रीज़। हालांकि दोनों कंट्रीज़ में जो है वो पॉलिटिकल चेंजेस भी हुए थे। The finalized detailed project report will be submitted to both governments expeditiously. Finances arranged and modalities of implementation concluded with 1 year after their approval of DPR। तो
जो फाइनेंशियल क्या बोलते हैं उसको, फाइनलाइज्ड डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट DPR, ये सबमिट हुई थी बोथ गवर्नमेंट्स को एक्सपीडिशियसली, मतलब जल्दी जल्दी। फाइनेंसिस जो पैसा था वो अरेंज हुआ था। और जो मोडलिटीज़ हैं, मोडलिटीज़ का मीनिंग आप लोग लिख सकते हैं अगर आप लोगों को लिखना है तो। मोडलिटीज़ क्या होती हैं, मतलब किसी चीज़ के प्रकार, ठीक है। और जो मोडलिटीज़ हैं इम्प्लीमेंटेशन की, ठीक है, और ये सारी चीज़ें जो है वो विद इन 1 ईयर हुई थी जैसे ही अप्रूवल हुआ था DPR का, ठीक है। देयर इज़ a new dimension of cooperation in the power sector with the transmission passage trilateral power transaction from Nepal to Bangladesh through India। और कुछ और भी जगहों पे हम लोग काम कर रहे हैं, कॉपरेशन कर रहे हैं, जैसे पावर सेक्टर है, ठीक है, जिसमें ट्रांसमिशन पैसेज हो रहा है, ट्राइलेटरल पावर ट्रांजैक्शन हो रहा है नेपाल से लेके बांग्लादेश तक इंडिया के थ्रू। with new power projects now under implementation or on the drawing board and the finalization of agreement for long term power trade। तो जैसे ही जो है वो न्यू प्रोजेक्ट्स जो हैं वो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, ठीक है, और जो फाइनलाइजेशन है एग्रीमेंट की लॉन्ग टर्म ट्रेड के लिए, ये सारी चीज़ें एग्रीड हुई। टू स्ट्राइव टू इंक्रीज द क्वांटम ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ पावर फ्रॉम नेपाल टू इंडिया टू 10,000 मेगावाट विद इन ए टाइम फ्रेम ऑफ 10 ईयर्स एंड एरा ऑफ प्रॉस्पेरिटी अवेट्स द इंटायर सब रीजन। तो मैं आपको पूरा मतलब बताता हूँ इसको। विद न्यू पावर प्रोजेक्ट्स नाउ अंडर इम्प्लीमेंटेशन और ऑन दी ड्राइंग बोर्ड, मतलब जो नए प्रोजेक्ट्स हैं वो अंडर इम्प्लीमेंटेशन है, मतलब इम्प्लीमेंट हो जाएंगे जल्दी, उनके ऊपर काम चल रहा है। और जो फाइनलाइजेशन है एग्रीमेंट की लॉन्ग टर्म पावर ट्रेड के लिए, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। वेयर इन उसके बाद क्या है, वेयर इन इट वॉज एग्रीड टू स्ट्राइव टू इंक्रीज दी क्वांटम ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ पावर। और इस चीज़ के ऊपर भी काम हुआ है। स्ट्राइव का मतलब होता है प्रयास करना, ताकि जो एक्सपोर्ट है पावर का उसको इंक्रीज़ किया जाए नेपाल टू इंडिया लगभग 10,000 मेगावाट तक, लगभग 10 साल तक ये सारा कुछ रखा गया है। तो ये एक एरा है प्रॉस्पेरिटी का, मतलब खुशी का, अवेट्स दी इंटायर सब रीजन, ठीक है। तो इस चीज़ का जो है वो वेट हो रहा है और इसको प्रॉस्पेरिटी का एक एरा माना जा रहा है, ठीक है, एक युग माना जा रहा है। कॉपरेशन फॉर पेमेंट टेक्नोलॉजी, अब पेमेंट और टेक्नोलॉजी पे कैसे कॉपरेशन हो रहा है उसके बारे में बात करेंगे। इनहेंसिंग का मतलब होता है बढ़ाना। इनहेंसिंग डिजिटल फाइनेंशियल कनेक्टिविटी इज़ अनदर क्रूशियल डेवलपमेंट, मतलब डिजिटल फाइनेंशियल कनेक्टिविटी को बढ़ाना, ये एक और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है। दी MOU होता है जो क्या बोलते हैं उसको, मेमोरेंडम होता है, मतलब दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो समझौता है बिटवीन नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और जो नेपाल की क्लियरिंग हाउसेस लिमिटेड है फॉर फैसिलिटेटिंग क्रॉस बॉर्डर डिजिटल पेमेंट, ताकि जो क्रॉस बॉर्डर के बीच में जो डिजिटल पेमेंट हैं वो हो सकें। एंड द इंडियन ऑफर टू क्रिएट ए ग्राउंड स्टेशन एंड सप्लाई 300 यूज़र टर्मिनल्स टू ऑफर दी सर्विसेज ऑफ द साउथ एशियन सैटेलाइट टू नेपाल अंडर ग्रांट असिस्टेंस आर इम्पॉर्टेंट। तो ये जो समझौता है MOU है बिटवीन जो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ताकि जो डिजिटल पेमेंट्स हैं वो आसान हो सकें। और इंडिया का जो ऑफ़र है कि आप लोग जो है वो एक ग्राउंड स्टेशंस क्रिएट करो, और 300 टर्मिनल्स इंडिया ने जो है वो ऑफ़र किए हैं साउथ एशियन सैटेलाइट के लिए नेपाल को एक ग्रांट के अंदर, मतलब असिस्टेंस, मतलब हेल्प दी जा रही है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। दे वुड प्रमोट रीजनल कॉपरेशन, इससे क्या होगा, जो रीजनल कॉपरेशन है एशिया का वो बढ़ेगा, ठीक है, इन दी स्पेस सेक्टर में एंड स्पेस टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन इन टेलीकम्युनिकेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, टेली मशीन, टेली एजुकेशन, ई गवर्नेंस, बैंकिंग एंड ATM सर्विसेज, मेट्रोलॉजिकल डेटा ट्रांसमिशन, डिजास्टर रिस्पॉन्स एंड दी नेटवर्किंग ऑफ अकेडमिक एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर जो है ना वो हेल्प मिलेगी। The real challenge for Nepal is to depoliticize cooperation with India, मतलब रियल चैलेंज नेपाल के लिए ये है कि वो पॉलिटिकली इंडिया के साथ काम ना करे, मतलब इंडिया को डीपोलिटाइज, मतलब जो भी काम कर रही हैं वो पॉलिटिक्स को देख के ना करे। स्पेशली इन वाटर रिसोर्सेज कॉपरेशन, जो वाटर के थ्रू, मतलब जो वाटर एग्रीमेंट्स होते हैं उनको भी इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी एंड गवर्नेंस एट होम, और वो क्या करे, जो उनकी डेमोक्रेसी है और जो गवर्नेंस है उनको कंट्रोल करे, उनको जो है वो अच्छे से काम करे। एंड चेक अनब्रिडल्ड करप्शन, अनब्रिडल्ड का मतलब आप लोग लिख सकते हो, अनब्रिडल्ड मतलब जो लगातार हो रही है, जो मतलब ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है, उसको भी चेक करना। तो ये सारे चैलेंजेस हैं उनके लिए, विच इज़ एन अलार्मिंग इवन बाय साउथ एशियन स्टैंडर्ड्स, जो मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी हुई है नेपाल में, तो उसको भी देखना होगा। फॉर इंडिया इट मे बी नेसेसरी टू एड्रेस दी परसेप्शन इन नेपाल दैट इट इज़ नो लॉन्गर ए फॉरेन पॉलिसी प्रायोरिटी एंड टू गिव ए सेंस ऑफ ओनरशिप, इक्वालिटी एंड क्रेडिट फॉर द मेजर फॉरवर्ड मूवमेंट इन सेक्टर्स सच एज हाइड्रो पावर टू पार्टीज अक्रॉस पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम रैदर दैन ओनली टू द गवर्नमेंट ऑफ द डे। और इंडिया के लिए क्या चैलेंज है कि वो क्या करे, टू एड्रेस दी परसेप्शन, मतलब जो समझ है नेपाल में
दैट इट इज़ नो लॉन्गर ए फॉरेन पॉलिसी प्रायोरिटी। तो मतलब कि वो एक फॉरेन पॉलिसी प्रायोरिटी नहीं है इंडिया के लिए। एंड टू गिव ए सेंस ऑफ ओनरशिप, इक्वालिटी एंड क्रेडिट फॉर द मेजर फॉरवर्ड मूवमेंट इन सेक्टर सच एज हाइड्रो पावर टू पार्टीज अक्रॉस द पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम रादर दैन ओनली टू द गवर्नमेंट ऑफ द डे। तो उसके लिए उन्हें जो क्रेडिट है वो सबको देना पड़ेगा, ना ही सिर्फ जो अभी प्रेजेंट की गवर्नमेंट है। तो ये सारी चीज़ें इंडिया के लिए जो है वो एक चैलेंज है। प्रिडिक्टिवली द अपोजिशन पार्टीज इन नेपाल हैव टर्म्ड द विजिट ए सेल आउट। लेकिन जो अपोजिशन पार्टीज है नेपाल में, उन्होंने इस विजिट को सेल आउट बताया। सेल आउट का मतलब क्या होता है? जो चीज़ें आपने प्रॉमिस की हो, अगर आप वो ना करो तो उसको बोलते हैं सेल आउट। तो उन्होंने इस विजिट को, जो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर ने किया, एक सेल आउट बताया है। बट दे शुड बी मेड अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट इफ देयर continues to be a steady focus on development as demonstrated during the Prachanda visit despite possible political instability in Kathmandu, Nepal, will find India going the extra mile in meeting its needs and expectations। लेकिन जो वहाँ की पार्टीज़ हैं उनको अवेयर होना चाहिए कि अगर हम लोग कॉन्टीन्यूसली फोकस करेंगे डेवलपमेंट पे, जैसे डेमोस्ट्रेट मतलब प्रदर्शित किया गया जब जो प्रचंडा हैं उन्होंने विज़िट किया, हालांकि वहाँ पे जो है वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है काठमांडू नेपाल में। तो इससे क्या हो सकता है, इंडिया कुछ आगे बढ़ सकता है कुछ हद तक, ताकि उनकी जो नीड्स है और उनकी जो एक्सपेक्टेशंस है उनको पूरा किया जा सके। तो ये था आज का द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल। जिस बच्चे ने पूरा देखा है, सबसे पहले लाइक करना, कमेंट करना आपको वीडियो कैसा लगा, और कॉन्टीन्यूसली इन सेशंस को फॉलो करना। प्रीवियस जो मेरे लेक्चर्स है वो प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, उनको भी आप लोग देख सकते हो। और जो नए बच्चे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना, ताकि जब भी मेरा नेक्स्ट लेक्चर आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। PDF इसकी मैं आपको टेलीग्राम पे भेज दूंगा, उसको आप लोग सब्सक्राइब कर लेना। और वहाँ पे आप लोग जो है वो इंपॉर्टेंट टर्म्स, इंपॉर्टेंट वर्ड्स और खुद से इनको रीड किया करो। ठीक है, ओके बाय, जय हिंद।